Good morning, everyone. And once again, you are most welcome on my YouTube channel JM Rank Booster. आप सभी का इस ठंडी ठंडी सुबह में स्वागत है, अभिनंदन है और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आइए आज फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं उसी विषय पर जिसका हम अध्ययन कर रहे थे, यानी भूगोल पर चर्चा कर लेते हैं। और ये हमारा 16th लेक्चर है। तो अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं? हम पहुँच चुके हैं स्थल मंडल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने भूगोल को यानी जियोग्राफी को जियोग्राफी को हमने पहले जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में यूनिवर्स यूनिवर्स गैलेक्सी गैलेक्सी प्लेनेट या सोलर सिस्टम, जिसमें सन एंड सैटेलाइट प्लेनेट एंड मैनी अदर्स सॉलिड्स और बहुत सारे पिंडों का अध्ययन किया। और उसी क्रम में हमने कुछ घटनाओं को समझा। और फिर हम जैसा कि अभी भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल में स्थल मंडल स्थल मंडल का अध्ययन कर रहे हैं। और स्थल मंडल में हमने सबसे पहले देखा कि आखिर जहाँ जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति उस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा। और फिर देखा पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ फिर समझा पृथ्वी का पृथ्वी का पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। फिर हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को समझा और देखा कि पृथ्वी पर किस समय समय के साथ कौन सी वो चीजें पनपी, कैसे पृथ्वी पर चीजों का आगमन हुआ समय के साथ। सौरमंडल की उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव जगत तक हमने देखा कि किस प्रकार पृथ्वी पर चीजें बनी, उसको हमने अध्ययन किया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना अभी तक हमने ये देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति, ये पृथ्वी आखिर बनी कैसे और पृथ्वी पर जो चीजें बनी वो समय के साथ पहले कौन सी चीजें बनी, फिर उसके बाद कौन सी चीजें बनी। हमने यानी समय के क्रम के साथ समय के साथ चीजों की उत्पत्ति या हमें दिखाई देने वाली इस भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, उन चीजों को हमने समझा, उन टॉपिक्स को हमने देखा जो हमारी पृथ्वी से संबंधित है। लेकिन फिर एक विचार भी आना चाहिए। और चूंकि हमारे विषय से रिलेटेड है, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा या समझा, समझने की कोशिश की कि आखिर हमारी पृथ्वी अंदर की तरफ से जहां वो भाग विजिबल नहीं है और हम अंदर इतने अंदर जा भी नहीं सकते, वो पृथ्वी किस प्रकार की है उसको जानने की हमने कोशिश की। आज हमने ये तीनों चीजों को जाना। लेकिन आज हम जो हमारी पृथ्वी है यानी ये पृथ्वी, और जैसे कि हमने अध्ययन में समझा, जब हमने पृथ्वी का घूर्णन को पढ़ा या सौरमंडल का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने जाना कि ये पृथ्वी यानी पृथ्वी के घूर्णन के कारण कुछ बल उत्पन्न होते हैं जिनको हम अपकेंद्रीय बल या कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम मोटा मोटी एक बात को सोचे या समझने की कोशिश करें कि ये पृथ्वी जो कि ठोस रूप में हमें दिखाई देती है, इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं कोई भी बल कोई भी बल अगर कार्य करता है तो वो दो प्रकार के अमूमन हो सकते हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए कि वो बल दो प्रकार के हो सकते हैं। वो कैसे दो प्रकार के हो सकते हैं कि एक तो वो बल जो खुद पृथ्वी के अंदर से लगे, यानी पृथ्वी के अंदर जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है या किसी प्रकार की कोई शक्ति है या कोई चुंबकीय बल है, यानी पृथ्वी का अपना बल, यानी पृथ्वी के अंदर से लगे वो चीजों को प्रभावित करे, यानी पृथ्वी के अंदर से लगने वाला कोई बल। या फिर
पृथ्वी पर उपस्थित पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी बिंदु पर लगने वाला बल, यानी पृथ्वी के बाहर से कोई बल कार्य करे, यानी पृथ्वी के बाहर से कोई बल कार्य करे और पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को खींचे या खींचने का प्रयास करे। यानी बलों को हमने दो प्रकार से देखा और आम जीवन में भी हम चीजें इसी प्रकार से देखते हैं कि या तो बल उसी के अंदर से उत्पन्न हो या फिर बाहर से उस पर कोई बल कार्य करे। यानी दो प्रकार का बल हमें देखने को मिलेगा। ये हमारी एक क्या है, आम समझ है। लेकिन जब हम बात भूगोल की करते हैं तो इन्हीं दो बलों को हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं और उनको अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के नाम से हम जानते हैं। अंतर्जात यानी पृथ्वी के अंदर से कोई बल जो कार्य करे और वो चीजों को प्रभावित करे, वस्तुओं को प्रभावित करे, वो बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न हो उसको हम अंतर्जात बल, और जो पृथ्वी पर स्थित चीजों को बाहर की तरफ से प्रभावित करे ऐसा बल बहिर्जात बल कहलाता है। तो आइए आज हम अध्ययन कर लेते हैं अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल, अंतर्जात और बहिर्जात बल, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। ये पृथ्वी पर लगने वाले वो दो बल हैं जो पृथ्वी पर लगते हैं, एक अंदर की तरफ से तो दूसरा बाहर की तरफ से। चीजें बड़ी सिंपल हैं लेकिन आपको थोड़े से ध्यान से इन चीजों को समझना है और फिर हम इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे कि मैं टॉपिक को कितने अच्छे से समझ पाया हूं कि नहीं समझ पाया हूं। और अब से हम डेली इस पैटर्न को फॉलो करेंगे कि हम टॉपिक को करने के बाद 10 या 15 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड डेली किया करेंगे ताकि हमें पता चल सके जो हमने पढ़ा है वो हम उसको कितना कर पा रहे हैं या हमने उसको कितना अच्छे से समझा है। तो आइए देखते हैं अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्स। पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी पृथ्वी के अंदर वाला भाग अथवा भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर में सक्रिय बलों को अंतर्जात बल कहते हैं। ये तो हमारे शब्द से ही क्या है, पता चलता है कि अंतर्जात बल का मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुए बल से है। आप देखेंगे कि इन्हें निर्माणकारी शक्तियां, कंस्ट्रक्शनल फोर्स भी कहा जाता है। ये बल पृथ्वी में गुप्त रूप से कार्य करते हैं, यानी ये बल कहीं ना कहीं जब पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बल गुप्त रूप से रहेंगे, हमें दिखाई नहीं देंगे। तो आप देखेंगे कि संभवतः इन बलों की उत्पत्ति उष्ण पृथ्वी के उष्ण पृथ्वी के क्रम से शीतल होकर संकुचन, यानी कोई चीज गर्म होगी और फिर ठंडी होगी, यानी उसके आकार में भी क्या है, परिवर्तन होगा। और परिवर्तन होगा तो चीजों में क्या होगी, मूवमेंट होगी। यानी कोई चीज ऐसे हो और वो गर्म अवस्था में हो और वो ठंडी होगी तो फिर उसके बाहर से उसको ऐसे दबाया जाएगा, वो ठंडी होगी तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कोई चीज वो बढ़ेगी या घटेगी तो बाहर दूसरी चीजें भी उससे क्या है, प्रभावित होगी या दूसरी चीजें भी उससे मूवमेंट करेगी। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उष्ण पृथ्वी के क्रम से शीतल होकर संकुचन, यानी ठंडी होकर जो उसके अंदर संकुचन होगा, परिभ्रमण गति से हास और रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन से उत्पन्न ताप और संवहनिक संवहनिक धाराओं आदि के कारण होती है। तापीय अंतर के कारण सेलों में प्रसार एवं संकुचन होता है, इससे सेल स्थानांतरित होती है, परिणामतः अनेक स्थल रूप उत्पन्न होते हैं। यानी कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर भागों में होने वाली कुछ क्रियाएं जिसमें संवहनीय पृथ्वी का ठंडा होना और उससे संकुचन होना इत्यादि कुछ क्रियाएं जिनसे वो बल उत्पन्न होता है और कुछ चीजों का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं। अब अंतर्जात बल दो प्रकार का
हो सकता है। और ये आपको सिंपल तरीके से सोचना है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जब कोई बल अंदर से उत्पन्न होगा, अंदर से पृथ्वी के अंदर से कहीं से भी कहीं कोई बल कार्य करेगा, तो उसकी मूवमेंट यानी उस बल की मूवमेंट वो किसी वस्तु पर लगेगा, तो उस बल की मूवमेंट या तो वर्टिकल ऊपर को होगी, या तो वर्टिकल ऊपर को लंबवत होगी, या फिर हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रूप से होगी। या तो वो क्षैतिज होगी यानी हॉरिजॉन्टल होगी, या फिर वो वर्टिकल होगी। यानी वो वस्तुओं पर लगने वाला पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुआ बल वस्तुओं को या तो वर्टिकली लंबवत रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से वस्तुओं को प्रभावित करेगा, या फिर वो हॉरिजॉन्टली यानी क्षैतिज रूप से यानी पूर्व और पश्चिम दिशा में वो वस्तुओं को प्रभावित करेगा। तो अंतर्जात बल इसी आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यानी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अंतर्जात बल, हॉरिजॉन्टल एंडोजेनेटिक फोर्स, हॉरिजॉन्टल एंडोजेनेटिक फोर्स, और ऊर्ध्वाधर लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर लंबवत अंतर्जात बल यानी वर्टिकल एंडोजेनेटिक फोर्स। और आप देखेंगे कि इनके कारण दो प्रकार की मूवमेंट होती है, और वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इनके कारण दो प्रकार की मूवमेंट होती है। दीज कॉजेज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट और इवेंट्स। और आप देखेंगे कि पहली होती है आकस्मिक घटनाएं या ज्वालामुखी एवं भूकंप। पहली घटना होती है आकस्मिक घटनाएं या ज्वालामुखी या भूकंप। यानी आकस्मिक का मतलब सडनली अचानक से कोई घटना जो हमें देखने को मिले, हम उसको आकस्मिक कहते हैं। तो ज्वालामुखी का फटना एक आकस्मिक घटना है, यानी किसी को पता नहीं होता कि ये ज्वालामुखी कब फटेगा। और भूकंप का आना भी किस समय आएगा ये निश्चित नहीं होता। यानी पृथ्वी के अंदर होने वाली जो मूवमेंट है वो दो प्रकार से होती है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। और उन मूवमेंट से जो घटनाएं होती है, उन मूवमेंट से जो घटनाएं होती हैं वो भी दो होती है। एक होती है कि आकस्मिक घटना जो सडनली होती है, तो उसमें हम भूकंप और ज्वालामुखी को देखते हैं। और अब देखेंगे कि इस बल से भूपटल पर ऐसी आकस्मिक घटनाओं का आगमन होता है जो विनाशकारी परिणाम वाली होती है। और इसके प्रमुख उदाहरण जैसे कि आप जानते हैं कि भूकंप, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, एवलांस यानी बर्फीले तूफान, और ज्वालामुखी या बर्फ का फिसलना, इस तरह की चीजें ये वो आकस्मिक घटनाएं हैं जो पृथ्वी के अंदर हुई मूवमेंट के कारण होती है। वो मूवमेंट चाहे वर्टिकल हो या फिर चाहे वो हॉरिजेंटल हो। तो आप देखेंगे दूसरी घटना जो होती है वो होती है पटल विरूपणीकारी या डेस्ट्रोफिज्म। ये बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में ये एक लंबे ये वाली पटल विरूपणकारी जो घटनाएं होती है वो एक लंबे समय का प्रोसीजर होता है, बहुत दीर्घकालीन होता है, या एक लंबे समय के बाद उसके आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे। ये बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यंत धीमी गति से क्षैतिज तथा लंबवत दोनों रूपों में क्रियाशील होते हैं। यानी ये वो बल है जो काफी धीमी गति से होते हैं या लगते हैं, जिससे धरातल पर हजारों वर्षों बाद किसी बड़े स्थल रूप का निर्माण हो जाता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से ये पुणे दो प्रकार के होते हैं। यानी ये वो ऐसे बल होते हैं जो धीरे 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 किसी स्थल का निर्माण या और ये वर्टिकल और लंबवत हो सकते हैं, और किसी स्थल रूप का निर्माण करने में ये बल सहायक होते हैं, लेकिन ये बड़ी धीमी प्रवृत्ति के होते हैं। आप देखेंगे कि इस स्थान पर क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर ये दो तरीके के होते हैं। आप पहला देखेंगे महादेशीय संचलन, महादेशीय संचलन एपिरोजेनेटिक
मूवमेंट, यह संचलन भूगर्भ में लंबवत दिशा में क्रियाशील रहता है। यह संचलन भूगर्भ के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर लंबवत यानी नॉर्थ टू साउथ क्रियाशील रहता है। इस लंबवत संचलन को उत्पन्न करने वाले बल को अरीय बल, रेडियल फोर्स, इस लंबवत संचलन को उत्पन्न करने वाले बल को जो बल उत्पन्न करता है उसको हम रेडियल फोर्स कहते हैं, जो ये लंबवत मूवमेंट उत्पन्न करता है। इस संचलन से महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उनमें उत्थान, निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं घटित होती हैं। यानी चीजों का बनना, उत्थान होना उस बल के कारण होती है। जब महाद्वीपीय भाग या उसका कोई क्षेत्र अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है तब उस पर लगने वाले बल को अपरिमुखी संचलन या अपवार्ड मूवमेंट कहते हैं। यानी जब कोई बल पृथ्वी के आंतरिक भागों से कार्य करेगा और वो धरातल का कोई भाग ऊपर उठेगा तो उसको अपवार्ड मूवमेंट कहते हैं। और ऊपर उठने की क्रिया ऊपर उठने की क्रिया अपलिफ्टमेंट के नाम से जानी जाती है। इसके विपरीत जब महाद्वीपीय भागों में धसाव हो जाता है यानी वो बल नीचे की तरफ को कार्य करे, ऊपर की बजाय नीचे की तरफ को कार्य करे और उस समय धसाव होगा और उस पर क्रियाशील बल को अधोमुखी या डाउनवर्ड मूवमेंट तथा धसाव की क्रिया को अवतलन सबसिडेंस कहा जाता है। धसाव के दूसरे रूप में स्थल खंडों का सागरीय जल के नीचे निमज्जन हो जाता है। यह क्रिया तटीय या सागरीय भागों में घटित होती है। यानी जो बल कार्य करता है वो ऊपर को या फिर नीचे को कार्य करेगा। ऊपर को कार्य करेगा तो चीजों का निर्माण होगा, उत्थान होगा, और जब वो नीचे को कार्य करेगा तो आप देखेंगे कि वहां आपको उस क्रिया को धसना या डाउनवर्ड लिफ्टमेंट कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। दूसरा आप देखेंगे पर्वतीय संचलन। आपने देखा अभी महादेशीय संचलन, अब देखेंगे पर्वतीय संचलन। पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है। इस बल को स्पर्श रेखीय बल, टेंगिनियल फोर्स भी कहते हैं। यह बल प्राय दो रूपों में क्रियाशील होता है। यह बल दो रूप में क्रियाशील होता है। एक तो पहला, जब यह दो विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होता है, यानी किसी दो अलग अलग दिशाओं में यह बल जब विपरीत दिशाओं में क्रियाशील होता है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे तनाव मूलक बल कहा जाता है। इस बल के परिणाम स्वरूप धरातल में भ्रंश, दरार और चटकने आदि का निर्माण होता है। यानी आप देखेंगे कि जब कोई बल एक धरातल पर या किसी भी स्थल खंड पर जब कोई बल विपरीत दिशाओं में कार्य करेगा तो वहां दरार या फिर दरार या चटकन, हल्का बल अगर कार्य करे तो दरार की बजाय वहां चटकन हो सकती है और आदि का वहां दरार और चटकनों आदि का निर्माण वहां होना आवश्यक ही है। तो इस प्रकार से आपने देखा पर्वतीय संचलन। और जब पर्वतीय संचलन बल आमने सामने क्रियाशील होते हैं तो उससे चट्टानें संपीड़ित हो जाती है। इस बल को संपीड़नात्मक बल कहा जाता है। इसके कारण धरातल पर संवलन यानी रैप और वलन फोल्ड पड़ जाते हैं। यानी जो आप इस प्रकार की आकृति देखते हैं वो इस बल के कारण होती है। तो अब देखेंगे आप बहिर्जात बल, यानी पृथ्वी पर बाहर की ओर से लगने वाले बल और वो किस प्रकार पृथ्वी को प्रभावित करते हैं या वो कुछ विनाशकारी रूप में हमें किस प्रकार दिखाई देते हैं या वो किसी चीज का निर्माण करते हैं। हमने देखा कि जहां अंतर्जात बल को कंस्ट्रक्शनल यानी निर्माणकारी कहा जाता है, वहीं अब अध्ययन करते हैं बहिर्जात का और देख लेते हैं
कि इन बहिर्जात बलों की क्या विशेषताएं हैं और ये पृथ्वी पर किस प्रकार चीजों को प्रभावित करते हैं। आप देखेंगे कि भूपटल पर अंतर्जात बलों के सक्रिय होने से अनेक विषमताएं पैदा हो जाती है। इन विषमताओं को दूर करके धरातल को सपाट बनाने की क्रिया भी प्रकृति में संपन्न होती रहती है। यानी आप देखेंगे या इसको अजूबा समझो कि जब हमारी पृथ्वी के अंदर से बल कार्य करके किसी चीज का निर्माण करते हैं, पर्वत बनाते हैं या किसी तरह का कोई भी किसी स्थल रूप या आकृति को जन्म देते हैं, तो एक दूसरी क्रिया भी वहां पर कार्य करती है और वो उसको हटाने का काम करती है, सपाट करने का काम करती है, प्लान करने का काम करती है। और इस प्रकार का भी कोई बल, यानी एक साथ दो बल एक जहां भूखंडों को या आपको दिखने वाले भौतिक जगत में पर्वत पठार आदि का एक बल निर्माण करता है, तो वहीं दूसरा उनको तोड़ने का, हटाने का, प्लान करने का काम दूसरा बल करता है। तो आप देखेंगे कि प्रकृति में संपन्न होती इन विषमताओं को दूर करके धरातल को सपाट बनाने की क्रिया भी प्रकृति में संपन्न होती रहती है। यह कार्य बहिर्जात बलों द्वारा किया जाता है। इन्हें विध्वंसकारी बल या डिस्ट्रक्शनल फोर्स भी कहते हैं। धरातल पर मौजूद स्थल रूपों को काट छांट तथा घिस कर छीन बनाने के कारण इन बलों को विनाशकारी बल कहा गया है। इन बलों को विनाशकारी बल कहा गया है। अब आप देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर है जो यहाँ कार्य करते हैं या बहिर्जात बलों को प्रभावित करते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं। आप देखेंगे कि प्रवाही प्रवाही जल, पवन तथा हिम इसके प्रमुख कारक या साधन हैं। इन साधनों को सक्रिय बनाने में तीन प्रमुख कार्यों का योगदान है। यानी पृथ्वी पर कार्य करने में एक तो प्रवाही जल यानी प्रवाही जल, प्रवाहित होने वाला, तेज गति से प्रवाहित होने वाला जल। आपने देखा होगा कि कई बार पर्वतों को, चट्टानों को काट देता है, यानी एक अंतर्जात बल से उत्पन्न हुई स्थलाकृति को वो काटने का काम, सपाट करने का काम, यानी एक तरफ जहां निर्माण तो दूसरी तरफ उसको खत्म करने का काम ये बहिर्जात बल करता है। और आप देख पा रहे हैं कि पहला प्रवाही जल, फिर पवन, यानी कोई स्थलाकृति बनती है तो पवन उसको कहीं ना कहीं अपर्दन से उसको यानी कटाव करके उसको सपाट करने का काम, खत्म करने का काम पवन करती है। और एवं हिम इसके प्रमुख कारक या साधन हैं। और इन इन साधनों को सक्रिय बनाने में तीन प्रमुख कारक का योगदान है। पहला सूर्य तप, यानी सूर्य तप कहीं ना कहीं इन कारकों को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं वो हिम को, आइस को भी प्रभावित करता है। तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन, सूर्य तप सूर्य तप आइसोलेशन, इंसोलेशन कहीं ना कहीं पवन को भी प्रभावित करता है। ठीक इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, इनको प्रभावित करता है। और अंतिम पृथ्वी का घूर्णन इन सब चीजों को प्रभावित करता है। यानी इन सब चीजों का मतलब उन कारकों से जो बहिर्जात बल के फैक्टर्स हैं, यानी उस पर कार्य करने में सहायक होते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य तप ही धरातल पर तापमानों के विषम वितरण का कारण है। तापीय भिन्नताओं से वायुदाब में अंतर आता है। तापीय भिन्नताओं से वायुदाब में अंतर आता है तथा वायु विक्षोभ, पवन आदि उत्पन्न होते हैं। यही नहीं, शैलों के पक्ष में भी सूर्य तप प्रभावकारी होता है। गुरुत्व तथा पृथ्वी का घूर्णन पवन तथा हिम के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार इंसोलेशन यानी सूर्य तप धरातल पर तापमानों की विषम वितरण का कारण है। और तापीय भिन्नताओं से वायुदाब में अंतर आएगा। और जैसे ही वायुदाब में अंतर आएगा तो पवनों की गति भी प्रभावित होगी। और पवनों की गति तेज या धीमी होगी तो उससे कहीं ना कहीं चीजें प्रभावित होगी। यही नहीं, सेलों के अपक्षय यानी वेदरिंग में भी
सूर्य तब प्रभावी होता है, गुरुत्व तथा पृथ्वी का घूर्णन पवन तथा हिम के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। आप देखेंगे कि बहिर्जात बलों को सक्रिय बनाने में किसी न किसी गतिशील साधन का योगदान अवश्य ही होता है। जैसे प्रभावी जल, हिम, पवन आदि, जो मैंने आपको बताया कि बहिर्जात बलों को सक्रिय बनाने में ये उसके मुख्य कारक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभावी जल, हिम और पवन आदि गतिशील साधन ही धरातल पर काट छांट का कार्य करते हैं और सेलों की काट छांट, घिसने तथा छीन बनाने की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। यानी एक्सोजेनियस फोर्स आर ऑलवेज एक्टिवेटेड बाय सम डायनामिक एजेंट. Flowing water, ice, wind, etc. are the dynamic agents that perform the work of erosion. यानी कटाव को जन्म देते हैं on the earth surface. The process of cutting, wearing away and waking of rocks is called denudation. और भूपटल के अनाच्छादन यानी डेनुडेशन में दो प्रक्रम अथवा शक्तियां मुख्य है। यानी दो प्रोसेस मुख्य है जो भूपटल के अनाच्छादन में प्रमुख है। वो दो प्रकार की प्रोसेस है, उसमें एक स्थैतिक प्रक्रम, पहला स्टैटिक प्रोसेस और दूसरा गतिशील प्रक्रम शामिल है। तो आप देखेंगे कि स्थैतिक प्रक्रम और गतिशील प्रक्रम जो कि डेनोडेशन की क्रिया में प्रमुख होते हैं। तो स्थैतिक प्रक्रम यानी स्थैतिक प्रक्रिया से अभिप्राय सेलों की अपने ही स्थान पर टूट फूट होने से है और उनके द्वारा सेलें ढीली पड़ती है तथा चट्टानों का चूर्ण बनता है। इस क्रिया को अपक्षय वेदरिंग कहते हैं। यानी कुछ क्रियाओं के द्वारा, सूर्यताप के द्वारा चट्टाने टूट फूट कर उनका वही क्या होता है, ये आपने आम जीवन में भी अवश्य देखा होगा कि किसी बिल्डिंग पर, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना बनी हो, लेकिन सूर्य तप, वर्षा इत्यादि के कारण उसकी आपने देखा होगा कि वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं इन क्रियाओं के कारण यानी वेदरिंग के कारण वो उसमें टूट फूट की क्रिया होती है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो सेलें हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जो सेलें हैं, उनमें टूट फूट से कुछ सेलें ढीली पड़ती है तथा चट्टानों का चूर्ण बनता है और इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय भी दो प्रकार का होता है। यांत्रिक अपक्षय में चट्टानों के स्वरूप में विघटन होता है और रासायनिक अपक्षय में चट्टानें वियोजन द्वारा परिवर्तित होती है। अब आप देखेंगे गतिशील प्रक्रम यानी मोबाइल प्रोसेस। गुरुत्व, प्रवाही जल, वर्षा जल, नदी, भूमिगत जल, पवन, हिमानी लहरें आदि साधन सेल पदार्थों को तोड़ते फोड़ते हैं। यानी ये वो ये वो कारक हैं, ये वो फैक्टर हैं जो गतिशील हैं और वो चीज़ों को या चट्टानों को या विभिन्न प्रकार की भौतिक आकृतियों को, प्राकृतिक आकृतियों को तोड़ने फोड़ने का कार्य, उनके विध्वंस का कार्य करते हैं। और इनमें शामिल है गुरुत्व प्रवाही जल, जिसमें वर्षा जल, नदी का जल, भूमिगत जल और पवन, हिमानी लहरें आदि साधन सेल पदार्थों को तोड़ते फोड़ते हैं तथा अपक्षित पदार्थ उठाकर अन्य कहीं और ले जाकर निक्षेपित कर देते हैं। यानी जब आप टेलीविजन में देखते हैं या टीवी पर देखते हैं कि बाढ़ आती है तो कहीं की मिट्टी कहीं पर मिलती है, कहीं की वनस्पति कहीं और जाकर इकट्ठा हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ मोबाइल प्रोसेस मोबाइल प्रोसेस जो चीजों को प्रभावित करते हैं, उनमें जैसे पवन, हिमानी लहरें आदि साधन सेल्स आदि को, पदार्थों को तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं और निक्षेपित कर देते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत वृहद क्षरण यानी मास मूवमेंट तथा अपरदन सम्मिलित है। परिवहन
एवं निक्षेप भी अपर्दन से संबंधित है। परिवहन एवं निक्षेप भी अपर्दन से संबंधित है। अब आप देखेंगे इस जो पृथ्वी पर लगने वाले दो प्रकार के बल यानी अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, और वो किस प्रकार से दो तरफ कार्य दो दिशाओं में कार्य करते हैं, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल। और जब हमने वो देखा तो वो फिर हम देखते हैं कि वो किस प्रकार दो घटनाओं को जन्म देते हैं। एक वो घटनाएं जो तत्कालिक होती है, एकदम से हो जाएगी, असामयिक होगी, एक वो घटना। और दूसरी पटल विरूपणकारी जो एक लंबे समय के साथ चीजों को प्रभावित करती है। और फिर इसी प्रकार से हमने देखा कि जहां अंतर्जात बल किसी स्थल रूप का निर्माण करने में सहायक है, तो वहीं बहिर्जात बल जो पृथ्वी के बाहरी धरातल पर स्थित स्थल खंडों या भौतिक रूप से दिख रहे स्थल खंडों को विध्वंस के रूप में कार्य करता है। और उसके कुछ कारक जैसे नदियों का पानी, उसमें दो तरह के कारक शामिल होते हैं, जिसमें एक स्थैतिक और दूसरा गतिशील प्रोसेस होते हैं। तो हमने इस प्रकार से अंतर्जात बल और बहिर्जात बल को समझा। आइए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। बहिर्जात बल का संबंध किससे है? बहिर्जात बल का संबंध किससे है? पृथ्वी की आंतरिक भाग से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से। एक्सोजेनिक यानी पृथ्वी के बाहरी भाग को प्रभावित करने वाला बल, यानी वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर से तो उत्पन्न नहीं हुआ है। पृथ्वी की बाहरी चीजों को प्रभावित करने वाला बल यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंध रखता है तो नहीं। सतह को आकार देने वाली शक्तियां मैग्मा से संबंधित रखता है, मैग्मा से संबंध रखता है, यानी ज्वालामुखी से निकलता है। ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है? यानी कि पृथ्वी के अंदर से संबंध रखता है, ये भी नहीं होगा। भूकंप यानी पृथ्वी के अंदर चलने वाली वो तरंगे जो हमें कंपन फील कराती है, कंपन महसूस कराती है, और जो पृथ्वी के अंदर से चलती है, यानी ये भी नहीं होगा। तो जैसा कि हमने देखा कि बहिर्जात बल के अंदर कि जहां अंतर्जात बल कुछ स्थल खंडों का निर्माण करने में सहायक है, तो वहीं बहिर्जात बल विध्वंसकारी होता है या सपाट या प्लेन करने का काम करता है। तो आप देखेंगे कि सतह को आकार देने वाली शक्ति के रूप में हम बहिर्जात बल को मानेंगे। यानी बहिर्जात बल कौन सा होगा? जो सतह को आकार देने वाली शक्ति हो, हम उसको कह सकते हैं। निम्न में से कौन बहिर्जात बल है? निम्न में से कौन बहिर्जात बल है? ज्वालामुखी, वोल्कानो कभी नहीं होगा। वोल्कानो पृथ्वी के अंदर से उद्गार के साथ बाहर निकलता है और कुछ स्थल खंडों का निर्माण मैग्मा से करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बहिर्जात बल की, तो ये वोल्कानो नहीं होगा। भूकंप पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है और चीजों को विध्वंस करता है, विनाशकारी होता है, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। निम्न में से कौन बहिर्जात बल है? यानी अपर्धन, अपर्धन अपर्धन इरोजन यानी काट पृथ्वी पर उपस्थित स्थल रूपों को, पर्वतों को, चट्टानों को काटने का काम जिस प्रकार वायु, जल इत्यादि करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के बाह्य रूप पर लगते हैं, पृथ्वी के बाह्य रूप पर लगने वाले बल हैं। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा बल है? इरोजन यानी जो काटने का काम करता है, उसको हम इरोजन, उस क्रिया को हम इरोजन कहते हैं। यानी इरोजन क्या है कि बहिर्जात बल है। और मोह, डिसकंटिन्यूटी, इसका संबंध बहिर्जात बल और अंतर्जात बलों से है ही नहीं। मोह मोह तो मोह जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, उसको हम मोह के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि कौन इनमें से बहिर्जात बल है, तो आपने देखा कि अपर्दन एक वो इरोजन एकमात्र इसमें ऐसा ऑप्शन है कि जो बहिर्जात बल का उदाहरण हो सकता है।
नेक्स्ट, नदी द्वारा घाटी निर्माण किस बल का उदाहरण है? नदी द्वारा घाटी, अब मैंने आपको बताया कि नदी नदी आपको कहाँ देखने को मिलती है, यानी पृथ्वी के बाहरी भाग पर, यानी इसका मतलब हुआ कि वो बहिर्जात होगा। नदी द्वारा घाटी निर्माण किस बल का उदाहरण है? यानी ये बहिर्जात बल का उदाहरण होगा। नदी का अंतर्जात बल से या ज्वारीय बल से, पृथ्वी के अंदर ज्वारीय बल से कोई लेना देना नहीं है। बहिर्जात बल का प्रमुख कार्य है। बहिर्जात बल का प्रमुख कार्य, बहिर्जात यानी पृथ्वी के बाहर से कार्य करने वाला बल। पर्वत निर्माण, पर्वत निर्माण यानी माउंटेन बिल्डिंग का काम आपको लगता है कि बहिर्जात बल करता है? नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकता। पृथ्वी के अंदर से जब कोई बल वर्टिकल काम करेगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि वो किन दिशाओं में कार्य करते हैं, वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल काम करते हैं, तो हम देखेंगे कि जब कोई बल पृथ्वी के अंदर से वर्टिकली कार्य करेगा या ऊपर की दिशा में, या जिसको हम लंबवत कहते हैं, लंबवत कार्य करेगा, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी के ऊपर यानी क्रस्ट पर किसी आकृति का या किसी स्थल खंड का उत्थान होगा, कोई नई चीज का जन्म होगा, उत्पत्ति होगी, तो वो पृथ्वी के अंतर्जात बल से होगा। तो बहिर्जात बल का प्रमुख कार्य है, यानी माउंटेन बिल्डिंग यानी पर्वत निर्माण तो कभी नहीं हो सकता। बाहरी लगने वाला बल पर्वत निर्माण तो नहीं कर सकता। भू परपटी निर्माण यानी पृथ्वी की बाहर वाली लेयर का निर्माण करने में आपको लगता है कि बहिर्जात बल प्रमुख कार्य करता होगा? नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी की क्रस्ट के निर्माण में बहिर्जात बल का कोई संबंध नहीं है। आप देखेंगे कि भू आकृतियों का क्षरण यानी डेनुडेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, यानी उनको तोड़ने फोड़ने, उनको काटने का कार्य, कहीं ना कहीं आपको पता है कि बहिर्जात बल और उससे संबंधित कारक जो उस बल के लिए कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं भू आकृतियों का क्षरण करते हैं। और प्लेट गति, ये प्लेट गति क्या है, प्लेट मूवमेंट्स क्या है, ये अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखेंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये हम अपने आगे टॉपिक में देखेंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। यानी बहिर्जात बल का कार्य ये नहीं है। तो भू आकृतियों का क्षरण ये इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन बहिर्जात प्रक्रिया नहीं है? आप देखेंगे कि वो कुछ कारक होते हैं जो पृथ्वी पर कटाव यानी इरोजन जैसी क्रियाओं को करते हैं। वो कटाव पानी से, वायु से, किसी भी प्रकार हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर से आंतरिक भागों से उसका कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से उसका कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार अपक्षय या वेदरिंग, वेदरिंग से भी कोई लेना देना नहीं है। वेदरिंग में सूर्य ताप से क्षरण होना, वर्षा, हिमानी इत्यादि उसके कारक हो सकते हैं, लेकिन वो बहिर्जात प्रक्रिया पूछा है कि बहिर्जात प्रक्रिया नहीं है। अपर्दन बाहरी चीजों से प्रभावित होने वाली क्रिया है, यानी पृथ्वी के बाहर से प्रभावित होने वाली चीजें हैं। इसी प्रकार सूर्य तप से प्रभावित होने वाली चीजें हैं। ज्वालामुखी विस्फोट ये बाहर, पृथ्वी के बाहर से प्रभावित करने वाली, ज्वालामुखी विस्फोट को प्रभावित करने वाला कोई भी अंग पृथ्वी के बाहर से नहीं होता। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी के आंतरिक भागों से होता है, तो कहीं ना कहीं बहिर्जात प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं
अंतर्जात प्रक्रिया का उदाहरण है क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर से उद्गार होता है। निक्षेपण जब चीजें एक जगह टूट फूट करके या किसी भी प्रक्रिया के दौरान कैसे भी कुछ चीजें एक जगह इकट्ठा हो जाए, जिस प्रकार नदी में बह करके कोई गाद मिट्टी और वो एक जगह सारी जा करके इकट्ठा हो जाती है, तो वो निक्षेपण क्रिया होती है। यानी ये बहिर्जात प्रक्रिया नहीं है पूछा है, लेकिन ये भी बहिर्जात है, ये भी बहिर्जात और ये भी। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट जो पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, तो इसका मतलब हुआ ये कि कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट अंतर्जात प्रक्रिया है। बहिर्जात बल अंततः किस ओर ले जाते हैं? बहिर्जात बल अंततः किस ओर ले जाते हैं? पर्वत निर्माण, समतलीकरण, प्लेट गति या कोर सक्रियता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहिर्जात बल यानी पृथ्वी के बाह्य धरातल पर क्रस्ट पे चीजों को प्रभावित करने वाले बल जो पृथ्वी को बाहर से प्रभावित करे, यानी वो पर्वत निर्माण की ओर ले जाते हैं। बहिर्जात बल पर्वत निर्माण करते हैं? नहीं। पृथ्वी के स्थल पर पर्वत निर्माण कोई बाहरी बल कैसे कर सकता है? पृथ्वी के अंदर से कोई बल कार्य करे और वो क्रस्ट को ऊपर उठाए, किसी स्थान कोई स्थान ऊपर उठेगा तभी पर्वत निर्माण हो सकता है। दूसरा समतलीकरण, यानी कोई आकृति पहले से बनी हुई है और उसको समतल करने का काम अंदर से तो कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली क्रिया में कहीं ना कहीं कोई बाह्यजात बल कार्य करेगा, यानी इस क्रिया से कहीं ना कहीं कोई बाह्य जात बल का कारक जुड़ा हुआ अवश्य ही होगा। तो आप देखेंगे प्लेट गति भी इसका आंसर नहीं होगा, कोर सक्रिया भी नहीं होगा। सक्रियता बहिर्जात बल अंत तक किस ओर ले जाते हैं, तो वो एक तरफ जहां अंतर्जात बल कंस्ट्रक्शनल होते हैं यानी निर्माणकारी होते हैं, तो वहीं या चीजों का निर्माण करते हैं, पर्वतों पठारों का निर्माण करते हैं, तो वहीं बहिर्जात बल समतल करने का काम करते हैं। ये एकदम उसके क्या एकदम विरोधाभासी होता है, एकदम विरोध करने वाला होता है। यानी अंतर्जात बल और बहिर्जात बल आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहिर्जात बल और अंतर्जात बल और उनसे प्रभावित होने वाले चीजें और बनने वाली निर्माणकारी चीजें और विध्वंस यानी चीजों का टूटना और फूटना, इस प्रकार से आपने देखा। और इससे आगे हम देखेंगे पृथ्वी पर घटित होने वाली कुछ घटनाएं, लेकिन आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।